हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स देखो विथ मी मतलब वेद प्रकाश तिवारी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिकल टूल्स का एक पार्ट है वेक्टर्स। स्पेशली ये चैप्टर 11th के बच्चों के लिए है जो 10th to 11th गए हैं और जस्ट उनके सिलेबस की शुरुआत हुई है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट, डायमेंशंस, इरर पढ़ने के बाद उनको एक टूल की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने नाम लिख रखा है, इट इज नॉट ए चैप्टर, इट इज ए मैथमेटिकल टूल। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका वेक्टर पे कमांड नहीं होता है तो एक्सट्रीमली फर्स्ट चैप्टर मोशन, स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि आगे आने वाले हर एक चैप्टर में आपको दिक्कतें होती हैं और आपको वेक्टर का एक कंप्लीट आइडिया नहीं है। तो वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये एक मैथमेटिकल टूल है। फिजिक्स में वेक्टर जो है एक मैथमेटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है, यानी टूल तो आप समझते ही हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। बाकी कई बार मैंने बच्चों को पढ़ाते समय ऑब्जर्व किया कि बच्चे कहीं ना कहीं से गूगल से सर्च करके, यूट्यूब से सर्च करके कुछ प्रॉब्लम्स ले आते हैं, सर वेक्टर में ये चीज नहीं आई। तो मैं उनको क्लियर कर दूं 11th वाले की, स्पेशली 11th स्टूडेंट्स के लिए जो 10 to 11th मूविंग है, कि वेक्टर यहाँ टूल है। फिजिक्स में हम वेक्टर से उतना ही आपको पढ़ाएंगे जितने से आपकी फिजिक्स की सारी प्रॉब्लम एज ए टूल निपट जाए। ठीक है। टूल आप जानते हैं, टूल का यूज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है। इसकी मोर डिटेल, ये आपका एक चैप्टर, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा और डेप्थ में काफी डिटेल दी जाएगी आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, एज ए टूल वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप अगर इसको कमांड कर लेते हैं तो आगे आने वाले चैप्टरों में जहां जहां वेक्टर का यूज है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक स्केलर, एक वेक्टर। और ये आप पहले भी आप पढ़ चुके होंगे क्या होती है। तो मैं बताता हूँ स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। और मैं जो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ इसका रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायर्ड हो कि सर मुझे इसका रिटन नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपको इसका रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर आर दोस which have only magnitude। स्केलर वो हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट ये सही बात बिल्कुल नहीं है। कई बार आप कुछ ऐसी स्केलर क्वांटिटीज देखेंगे जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। बट हमारा यहाँ मेन कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंड करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो वो है यहाँ पे। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जैसे आपका एग्जांपल तौर पे मैं बात करूं, मास। अब आपने कह दिया मास 5 kg, सफिशिएंट डिफाइन कर दिया आपने, मैग्नीट्यूड बता दिया 5 kg, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मास हो गया, टाइम हो गया, मास हुआ, टाइम हो गया, लेंथ हो गई, स्पीड, etc। और मैं एक बात और आपको इसके बारे में बताऊंगा, वो भी वेक्टर की डेफिनेशन के बाद बताता हूं आपको। तो स्केलर क्वांटिटीज होगी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस which have magnitude as well as direction। वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, के साथ साथ आपका वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा, ये वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं। ये पढ़ाते तुरंत एक क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चों ने पुटअप किया कि सर व्हाट अबाउट द
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या कहना है? तो कहीं भी आप सर्किट में दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में आई करंट दिखा दिया आपने 2 एम्पियर है, तो आप मैग्नीट्यूड भी दिखा दो, डायरेक्शन दिखा दो। खैर मैं आपको दो पॉइंट पे क्लियर कर दूं, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। साथ साथ मैं आपको अगर एग्जांपल में करंट लूं, इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नीट्यूड भी आप दिखा रहे हैं, कोई डायरेक्शन, बट ये पहली बात, ये एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, ये स्केलर है या वेक्टर। एज पर डेफिनेशन तो आपको दिख रहा है कि वेक्टर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी है, बट फिक्स डायरेक्शन काउंट नहीं होती। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, 10th लेवल तक आपने पढ़ी होगी। Vectors are those which have magnitude as well as direction are known as vector quantities। बस इसमें मैं कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। and follow the law of vector algebra। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है कि कुछ इसमें लॉज होते हैं, ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ वेक्टर्स लॉ होते हैं। तो उन लॉ को जो फॉलो करते हैं, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ही वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, नहीं तो उसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है? खैर इन सबको मैं भी आगे बताऊंगा, बस शॉर्ट में आपको हिंट देता हूं कि वेक्टर एडिशन वो होते हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने वेक्टर क्वांटिटी में एक फोर्स लिखा हुआ है, मैंने आपसे कह दिया फोर्स 5 न्यूटन है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, डिफाइन करना पड़ेगा किस डायरेक्शन पर है। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये डस्टर है, ठीक है, इसमें ये हेड मान लीजिए, मैंने कहा एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, और एक फोर्स इधर लगा है 5 न्यूटन का। अगर एक ही बॉडी पे आप दो फोर्स 5 न्यूटन और 5 न्यूटन लगा दोगे, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी? कंफर्म, एक इधर पुल कर रहा है, एक इधर पुल कर रहा है, तो ये फोर्स होगा आपका 0 न्यूटन। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है 5 न्यूटन कंबाइंड इफेक्ट 0 न्यूटन आया। लेकिन अगर इसी 5 को मैं इधर कर दूं, दोनों 5 आप देख पा रहे हैं इधर लग रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसका कंबाइंड इफेक्ट देखूं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, इसका कंबाइंड इफेक्ट 10 न्यूटन हुआ। अगर मैं इसी 5 को इधर कर दूं, आप देख पा रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका इफेक्ट कुछ इनके बीच से ऐसे निकलते हो जाएगा, और ये डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 10 होगा। तो आपको 3 केस में दिखाई, अपोजिट डायरेक्शन लगे, इसको बोलते हैं थीटा 180, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, आंसर 0 है। सेम डायरेक्शन लगे थे, थीटा 0 था, तो इसका आंसर हो गया 10 न्यूटन। अगर 5 के परपेंडिकुलर लगेगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा, ये 30 डिग्री में लगेगा आंसर कुछ और आएगा, 120 लगेगा आंसर कुछ और आएगा। तो यानी फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर मैं किसी भी सर्किट में ये मान लो 3 एम्पियर करंट ले जाता हूं और ये आपका 4 एम्पियर करंट ले जाता हूं, और रिजल्टेंट आप देखेंगे 90 डिग्री पे जा रही है और ये 7 एम्पियर है। आप ऐसे 3 ले जाओ और ऐसे 4 ले जाओ, एंगल बदल दो, तो भी आपका आंसर 7 आ रहा है, यानी कि ये आंसर जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, ये जस्ट स्केलर एडिशन होता है। 3 + 4 = 7 इज द स्केलर एडिशन। बस 3 + 4 इज अदर देन द 7, 5, 6, 7 कुछ भी आ जाए डिफरेंट एंगल पे तो वेक्टर कहलाता। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है, इससे इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर में काउंट होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी क्वांटिटीज जो है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, इसलिए आपके ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आप 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं, तो उनमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी स्केलर होंगी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास आप इसका नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्त विच आर द ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि रिप्रेजेंट करने से मैग्नीट्यूड की जरूरत है। आपको यहाँ करंट को रिप्रेजेंट करने से मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं है। मास, टाइम, लेंथ, स्पीड, ये सब स्केलर के एग्जांपल हो जाएंगे। वेक्टर आर दोस व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर अलजेब्रा।
या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप चाहे तो यहाँ पे एक हेडिंग बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा दोस्त विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डजंट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि स्केलर में 3 + 4 ऑलवेज 7 होता है, जबकि वेक्टर में 3 + 4 जो है 1 और 7 के बीच में एनीथिंग हो सकती है एट द डिफरेंट एंगल। अभी इस बात को माइंड करिएगा, 1 और 7 के बीच में, यानी कि डिफरेंस, अगर मैं एक ब्लू वाला 4 न्यूटन का हूं और ब्लैक वाला 3 न्यूटन का हूं, तो इसका मिनिमम रिजल्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन लगेंगे तो 1 आएगा, बाकी सेम लगेंगे 7 आएगा। और डिफरेंट एंगल पे बदलते जाएं तो इनका रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम जो होगा अपोजिट डायरेक्शन लगने पे 1 होगा और मैक्सिमम जो है सेम डायरेक्शन लगने 7 होगा। तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंगली अब ये दो फोर्स है तो इनके डायरेक्शन बदलते जाएंगे। 7 था, हम डायरेक्शन बदलते जा रहे हैं, 7 से मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है और अब आप ऐसे कर दीजिए तो 1 आएगा। तो अगर 4 और 3 दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं तो उनका सम, उनका रिजल्टेंट जो है मिनिमम 1 हो सकता है उनके स्केलर डिफरेंस के बराबर, और उनका जो रिजल्ट मैक्सिमम हो सकता है वो उनके स्केलर सब के बराबर 7 हो सकता है। इस बात को माइंड करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इतनी बात करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, representation of a vector। तो पहले तो किसी फिजिकल क्वांटिटी देखे कैसे पता चलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, हमारा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, फोर्स के ऊपर एक एरो लगा दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस से लिखें या डी से लिख सकते हैं, एरो लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी एरो लगा दिया। ये एक रिप्रेजेंट, यानी कहीं भी आपको बुक में किसी जगह लिखा हुआ है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल तौर पे लिखूं, एक फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन टुवर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, 5 न्यूटन टुवर्ड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपने ये एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी रेशियो ले लेते हैं, कुछ ऐसा कि जो आपकी कॉपी पे आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट मान लिया 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे कट कर लिया, ठीक है। और यहां पे एक टुवर्ड एक्स एक्सिस था, हमने एक ऐसे एरो बना दिया, तो ये आपके सामने एक एरो तैयार हो गया, ठीक है। तो एरो की में एक टेल होता है और एक हेड होता है, ठीक है। तो एरो में जो लेंथ ऑफ एरो जो ये हमें देती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। या हम इसको प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने हो सकता है 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर माना है, हम हो सकता है हमारे पास 500 न्यूटन दिया होता तो हम 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मानते, जिससे हमें कॉपी में आ जाए, क्योंकि कॉपी में 100 सेंटीमीटर तो नहीं ड्रॉ कर सकते छोटी सी कॉपी पे, ठीक है। तो इससे हम प्रोपोर्शनलिटी मान सकते हैं, लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, प्रोपोर्शनलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी आपने क्या माने, वो आपके मानने पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो कैप होता है, दिस वन कैप दिख रहा है, ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आपको बताओ ये कैप किस तरफ हेडेड दिख रहा है, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास 5 न्यूटन का एक वेक्टर मैंने बोर्ड में बना दिया है। अब कीप इन माइंड, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही है, हमें ये नहीं दिया वेक्टर को कहां से स्टार्ट करना है, तो इससे यहाँ पे ढेर सारे 5 न्यूटन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस वेक्टर को आगे खिसका दें, नीचे कर दें, ऊपर कर दें, ऐसे कर दें। अगर सारे वेक्टर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है
तो सबका कैप तो एक्स एक्सिस, ये सारे के सारे वेक्टर आपके अनचेंज्ड हैं और सबके सब F = 5 न्यूटन टुवर्ड द एक्स एक्सिस कहलाएंगे। हाँ, वेक्टर तब तक नहीं बदलता जब तक या तो उसका मैग्नीट्यूड ना बदलो और या डायरेक्शन ना बदलो। आपने मैग्नीट्यूड बदला तो इसकी लेंथ बढ़ जानी चाहिए, मैंने कहा सब 5 सेंटीमीटर के हैं। और डायरेक्शन ना बदलने मतलब आप ये वेक्टर रखा, आप इसको आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, शिफ्ट करा दो, ठीक है, तो ये नहीं बदले। बट आप इसको रोटेट मत कराना, क्योंकि रोटेट करा देने से इसका कैप का डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दें, जब तक वेक्टर को रोटेट ना कराया जाए, एरो को, क्योंकि वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया गया, तो जब तक उसको रोटेट ना कराया जाए और तब और या उसकी लेंथ को ना बढ़ाया जाए तो वो वेक्टर अनचेंज रहता है, ठीक है। तो सारे वेक्टर 5 न्यूटन टुवर्ड द एक्स एक्सिस कहलाएंगे अगर मैंने सबकी लेंथ को 5 मान रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं, इससे हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था, इस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई एक वेक्टर में क्या क्या होता है। भाई एक वेक्टर है, मान लो कोई भी ए वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर में क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अगर ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए मॉड इंटू ए कैप। अब आपको ये रिप्रेजेंटेशन एक नए तरीके से मैं दिखा रहा हूं। ए मॉड क्या है, ए मॉड लिखें या हम सिर्फ ए लिखें, वेक्टर से एरो हटा दें तो जो हमें बनता है ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इसका। ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। और ये जो कैप लगा है, किसी वेक्टर को ये छोटा सा कैप लगा दें तो ये कहलाता है डायरेक्शन। क्या कहलाता है? डायरेक्शन। यानी कि एक वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हमने कहा मैग्नीट्यूड अभी वेक्टर बना था 5 न्यूटन का, तो ये 5 न्यूटन लेंथ को बता देगा और ये आपका कैप एक्स एक्सिस को बता देगा। तो ये कैप जो डायरेक्शन है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम है यूनिट वेक्टर। हम डायरेक्शन कहें या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। तो इसी को हम डायरेक्शन भी कहते हैं या यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। अब आप सोचिए यूनिट वेक्टर्स क्या है। तो मैंने आपसे कहा वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स को हम अगर डिफाइन करें तो यूनिट वेक्टर क्या निकल के आएगा, यूनिट वेक्टर आर दोस which have unit magnitude। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनके पास यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। शॉर्ट में लिखा हूं, मैग्नीट्यूड इनका होगा 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं दीज आर प्योर डायरेक्शन, ठीक है। तो ओनली डायरेक्शन या प्योर डायरेक्शन हम कह सकते हैं, ये प्योर डायरेक्शन होती है, ठीक है, विथ 1 मैग्नीट्यूड। और आपको पता है कि ये जो मैग्नीट्यूड अगर 5 न्यूटन है और इसमें ये भी एक वेक्टर अपने आप, नो डाउट यूनिट वेक्टर है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 एक्स एक्सिस है, टुवर्ड एक्स एक्सिस। तो ये 1 का मल्टीप्लाई होने पर किसी पे मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता। यानी यूनिट वेक्टर वो हैं जिनका किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्केलर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना पड़े। और किसी भी क्वांटिटी में आप किसी का मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर आर दोस व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड, या जिनको प्योर डायरेक्शन कह सकते हैं, वो यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये ए कैप जो है, ए की डायरेक्शन भी यूनिट वेक्टर कहलाएगा। बी कैप होता तो बी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कहलाता। कोई सी वेक्टर होता तो उसका सी कैप लिखते हो, सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहलाता। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन निकालना किसी वेक्टर, यानी कि इसी की डायरेक्शन में ए कैप की बात करूं, ये आपको निकालना, तो आप क्या करेंगे, जो आपको कंप्लीट वेक्टर दिया है उसमें मॉड ऑफ ए का डिवाइड कर दें तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। इसी को ए वेक्टर अपॉन सिर्फ ए लिख सकते हैं। तो ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का लगे लिखा हुआ है। तो ऐसे आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक वेक्टर में क्या क्या चीजें थी मैंने वो आपको बता दी है। ओके, तो अब यहाँ मैं सबसे पहले कुछ डायरेक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमने बना ली है
जिनको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो लेट स्टार्ट। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन कैसे, यूनिट वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब समझते हैं आप लोग, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप परपेंडिकुलर टर्म जानते होंगे, ये 90 डिग्री पर दो लाइन है, एक्स वाई एक्सिस मान सकते हैं 90 डिग्री पर। अगर आप एक ऐसा मान लो, ये आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, जो मैं बोर्ड में नहीं दिखा सकता हूँ, आपको एग्जैक्ट डायग्राम नहीं दिखेगा, बट ये तीन वेक्टर है, तीन लाइंस हैं, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जब मोर देन टू लाइंस एक दूसरे परपेंडिकुलर दिखाई जाए तो उनको ऑर्थोगोनल टर्म यूज किया जाता है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, बट इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 3। ठीक है, आप देखिए इसका इसके साथ 90 डिग्री, इसका इसके साथ 90 डिग्री, इसका इसके साथ 90 डिग्री, तो इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। और आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो तो एक एक्स एक्सिस होगी, मान लो ब्लैक वाला ये ब्लू वाला मार्कर जो है वाई एक्सिस होगी, ये जो मैंने पेन दिखा रखा है ये आपकी जेड एक्सिस होगी, बट जेड एक्सिस को बोर्ड में क्लियरली नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है वो जरा ध्यान से देखेंगे। अब जैसे मैं बोर्ड में बात करूं, कुछ मैं बोर्ड में डायरेक्शन दिखाता हूं, ठीक है, उनको एक्स एक्सिस कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कह के दिखा सकते हैं। देखना जरा ध्यान से, इधर से देखते हैं। तो आपको पता हो तो बोर्ड में आप ऐसे डायरेक्शन दिखाते हैं, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है, प्लस एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये जेड माइनस वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। तो अगर आपसे कोई कहे कि कोई बॉडी 5 मीटर टूवर्ड एक्स एक्सिस गई है, तो बार बार टूवर्ड एक्स इतना बड़ा टर्म ना लिखना पड़े, तो हमने एक डायरेक्शन डिफाइन करती है। वो क्या है, इसको एक्स एक्सिस अलॉन्ग पे कैप दिखा दिया। आपको पता है जो भी कैप लगा दिखा है वो डायरेक्शन है, तो ये आई कैप हो गई। हमने कहा 5 मीटर एक्स एक्सिस गई है, पॉजिटिव एक्स, तो हम सीधे 5 आई लिख देंगे, और उसी डायरेक्शन में ईस्ट का है, तो मैं वो 5 मीटर ईस्ट गई है तो हम सीधे 5 ईस्ट लिख देंगे, तो बार बार 5 मीटर टूवर्ड ईस्ट लिखना बड़ा पड़ता है, तो हमने आई कैप लिख दिया। तो भाई अगर वेस्ट जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। ठीक है, अब नॉर्थ वाई एक्सिस पे हमने एक टर्म डिफाइन कर जे कैप। ठीक है, तो अगर ये साउथ जाए तो डिफाइन करेंगे माइनस जे कैप माइनस वाई में। तो ये प्योर डायरेक्शन है। आफ्टर 5 मीटर ईस्ट तो बस 5 आई कैप लिख दो, अंडरस्टूड है 5 मीटर ईस्ट होगा। आफ्टर 10 मीटर नॉर्थ तो आप सीधे 10 जे कैप लिख दो, आपका आंसर हो गया। ठीक है, वो जे कैप बता रहा है कि टुवर्ड द वाई एक्सिस या टुवर्ड द नॉर्थ गए हैं आप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ओके, चलिए इसके साथ साथ एक चीज और भी है। अभी मैंने जेड एक्सिस बात नहीं करूंगा, प्लेन पे बात कर रहा हूं, उसके बाद में जेड एक्सिस पे भी आऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ डायरेक्शन आप और भी जानते हैं। ये आपको अगर मैं इसकी बात करूं, अगर सारे एंगल 45 डिग्री के हैं, बाइसेक्ट करती हुई लाइंस हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो डायरेक्शन इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ध्यान दें, इसको नॉर्थ ईस्ट तभी कह रहे हैं जब एग्जैक्ट बाइसेक्ट करते, कुछ नहीं लिखना है। मान लो एक 30 एक 60 होता, मान लो ऊपर 45 जो है वो 30 होता, तो हम इसको कहते हैं एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड ईस्ट, इतना लिखना पड़ता है आपको। अगर या इसको रिवर्स में कह देते वो 30 होता है 60 होता, तो हम कहते हैं एट ए एंगल 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, दोनों नॉर्थ और ईस्ट से, तो 45 तो हम सीधे इसको नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, इसका मतलब दोनों साइड से एंगल सेम है। ठीक है, बाइसेक्ट करती लाइन, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट, या वेस्ट साउथ कहते हैं एक ही बात, और ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। ठीक है, अब कोई बॉडी इस डायरेक्शन में, तुम कैसे लिखेंगे इसको, तो अभी मैं कुछ एक टर्म डायरेक्टली बता दूं, यहाँ पे भी कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, वो होती है आई। आप देखिए पॉजिटिव आई पॉजिटिव जे के जस्ट बीच में, तो इसको आई प्लस जे बाई √2 लिखा जाएगा। अब क्यों √2 है, आई विल डिस्कस लेटर। अब मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे आऊंगा तो आपको डिस्कस कर दूंगा। ये कितना होगा, ये आपके पास आएगा, ये आप देखिए माइनस आई और प्लस जे के बीच में, तो इसका डायरेक्शन होगा माइनस आई प्लस जे बाई √2। ठीक है, इसका क्या होगा, ये माइनस आई माइनस जे के बीच में, इसका यूनिट वेक्टर माइनस आई माइनस जे बाई √2। इसका क्या होगा,
ये आई पॉजिटिव आई और माइनस जे के बीच में, तो आई माइनस जे बाई रूट टू, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब ध्यान दें आपका जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस जो यहां दिख नहीं रहा है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये देखिएगा आपको ये ब्लू वाला एज ए एक्स एक्सिस दिख रहा है और ब्लैक वाला मार्कर एज ए वाई दिख रहा है। हमने इन्हीं में माइनस एक्स माइनस वाई भी दिखा रखे हैं, आई जे दिखा रहे हैं, बट ये जो पेन आपका जा रहा है, जो पेन मैंने दिखा है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पर भी एक वेक्टर होता है इस डायरेक्शन, कोई जेड एक्सिस गई 5 मीटर में क्या लिखेंगे, 5 के कैप डिफाइन कर, तो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो होता है वो के कैप होता है। तो अच्छा, इसका रिवर्स में पीछे बना दो, ये देख पा रहे हैं आप लोग, पीछे बना दो तो ये माइनस जेड एक्सिस होगा, तो इसको माइनस के कैप कहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूं, यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये अगर जेड एक्सिस है तो यहाँ पे के कैप आएगा, यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे जे कैप है। बाकी आप इसके रिवर्स माइनस वाले में माइनस एक्सिस पीछे बढ़ाए ओरिजिन से, तो माइनस आई माइनस जे माइनस के लिख सकते हो। ये यूनिट वेक्टर अलोंग द पर्टिकुलर एक्सिस कहेंगे, और पर्टिकुलर एक्सिस में हम कुछ ये डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं, जिनको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी हम कह रहे हैं। तो ये यूनिट वेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, प्योर डायरेक्शन से ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जाए कोई बॉडी 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट जा रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 और सीधे साथ में लगा दो आई प्लस जे बाई रूट टू, दैट्स योर आंसर। कोई बॉडी 8 मीटर साउथ वेस्ट जा रही है, तो आपको क्या करना है, 8 साथ में मल्टीप्लाई करो, माइनस आई ब्रैकेट लगा के माइनस आई माइनस जे बाई रूट टू। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल तौर पे लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आपको दिए हुए 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये लिखेंगे और 5 मीटर 5 लिख दिया, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब आपका नॉर्थ और ईस्ट का डायरेक्शन वो दी हुई, तो आप सीधे लिख देंगे आई प्लस जे बाई रूट टू, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 बाई रूट टू आई प्लस 5 बाई रूट टू जे, बस ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तो अभी आपसे कहा गया 10 मीटर साउथ वेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास हो जाएगा 10 मीटर साउथ वेस्ट, मतलब माइनस आई माइनस जे बाई रूट टू, दैट्स योर आंसर। तो ये आप वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? और इसमें अभी मैं मैग्नीट्यूड निकालना भी आपको सिखाऊंगा, तो किसी भी डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं तो अभी इतनी डायरेक्शंस आप सीख लीजिए, आपको याद रखना है कि हमें कैसे लिखना है। ये आपकी यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं, राइट? ओके, अब जैसे मैं कोई एक बॉडी कई डायरेक्शन पे गई है, मान लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं। जैसे मान लो हमने एक स्पेस में कोई पॉइंट ले लिया, वाई एक्स और जेड, मैंने स्पेस पे कोई पॉइंट ले लिया ए, ठीक है? स्पेस पे अभी प्लेन पे ले रहा हूं, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3, इसका मतलब ये जेड एक्सिस पे नहीं गई है, एक्स वाई प्लेन पर गया है। ठीक है, तो कंफर्म है कि आप यहां तक पहुंचने के लिए कैसे गए होंगे, यहां से 2 गए होंगे, 1 2 और 1 2 3 ऐसे गए होंगे। ठीक है, तो आप x में कितना गए होंगे 2, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x के साथ और x का i कैप प्लस 3 y कोऑर्डिनेट है तो 3 का j कैप, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, मान लो कोई एक पॉइंट स्पेस में आ गया, कोई सी आ गया, इसके कोऑर्डिनेट 1, 5, 3, तो इसको क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका c का वेक्टर लिखेंगे, फॉर a हमने वेक्टर ये लिख दिया, फॉर पॉइंट c हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 1 का तो 1i फिर 5 तो प्लस 5j प्लस 3k, तो ये हम इसको किसी बॉडी को बता सकते हैं, बॉडी कहां पर बैठी हुई है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, इसमें हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है देखिए, पोजीशन वेक्टर एंड
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो यहां पे हम एक डायग्राम ले लेते हैं। सपोज एक्स वाई जेड एक्सिस का एक स्पेस पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें एक्स वाई जेड। यहां पे कोई एक बॉडी थी, ये बॉडी क्या ए पॉइंट पर थी कोई बॉडी, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, आपको पता है कोऑर्डिनेट ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बता सकते हैं? हम सब जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0। अब ये कोई पॉइंट ए है, ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स ए, वाई ए, जेड ए। ये पूरे वैसे ही कोऑर्डिनेट जैसे मैंने 1 2 3 3 2 5 कुछ ऐसे लिखा था, ये एक कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन तो हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो यहाँ हमारा रिस्पेक्ट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट ओरिजिन। कुछ ना कहा जाए, आपसे कहा जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इसका मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछ रहा है, ओरिजिन को आपको अपना रेफरेंस मानना है। तो सोचो हम अगर ए की पोजीशन बताना चाहें तो कुछ ऐसे नहीं बता सकते, ये एक वेक्टर बना करके ये एक वेक्टर है। क्या ये वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए की लोकेशन को नहीं बता रहे, पॉइंट ए की पोजीशन को नहीं बता रहे? बता रहा है भाई। तो कंफर्म है ये आपका जो है ओ से ए को ज्वाइन करता है एक वेक्टर, जो वो एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहलाएगा। इसको आर ए वेक्टर से लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ए का है तो आर ए वेक्टर, पॉइंट बी का है तो आर बी वेक्टर, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये अंडरस्टूड होता है, कुछ कहा नहीं जाता, बट ये अंडरस्टूड है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये आपका एक पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको हम आर ए वेक्टर कहेंगे, आर ए वेक्टर। अब ये आर ए वेक्टर कैसे होगा, तो सुनो जरा ध्यान से। अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट की बात करें तो जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लगा दीजिए। मैंने बताया तो एक्स एक्सिस में एक्स ए चला होगा, वाई एक्सिस में वाई ए चला होगा, जेड एक्सिस में जेड ए चला होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स। और अगर इसको ज्यादा डिटेल में देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो भी पोजीशन वेक्टर का हेड है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से टेल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए, ठीक है। हेड के कोऑर्डिनेट्स जो है टेल वाले को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। एक्स वाला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करिए आई कैप लगाइए, वाई वाला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करिए जे कैप लगाइए, जेड वाला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करिए के कैप। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसको लिखेंगे एक्स से -0 आई कैप प्लस वाई ए -0 जे कैप प्लस जेड ए -0 के कैप। ये मैंने करके दिखा दिया, अगली बार मैं नहीं दिखाऊंगा। तो सिंपली इसको हम ये कह सकते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसमें आई जे के लगा दीजिए, आपका पोजीशन वेक्टर तैयार हो जाता है। एक्स ए आई के प्लस वाई ए जे के प्लस जेड ए के जेड ए होगा। ये एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, ठीक है। दूसरा आता है, मान लो एक हमने यहाँ कोई और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, दिस वन इज बी, ठीक है। तो बी का पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाया जाएगा? कुछ नहीं कर रहा हूं, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट दिखाना है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कहा जाएगा। अब बी के कोऑर्डिनेट भी पता होने चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं एक्स बी कॉमा वाई बी कॉमा जेड बी, ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किससे दिया जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट बी, ठीक है। ये अंडरस्टूड है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। आरबी वेक्टर, आरबी वेक्टर आपके पास क्या आएगा? बिल्कुल सिमिलरली एक्स बी -0
वाई बी माइनस जीरो, जेड बी माइनस जीरो, आई जे के लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिमिलरली यही आ जाएगा एक्स बी आई के प्लस वाई बी जे के प्लस जेड बी के। ठीक है, ये सेकेंड आ गया आपके पास, दोनों क्वेश्चन वेक्टर है। मान लो कोई एक बॉडी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी एक पाथ से जाती, कोई कर्व पाथ है, ऐसे में डिफाइन कर देता हूं। ऐसे वाया पॉइंट सी कोई बॉडी यहां जा रही है, बी पर पहुंची, तो अब आपसे पूछा है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन को आप ज्वाइन कर दें तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपने निकाला होगा। मैं यहां वेक्टर बनाने जा रहा हूं, तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो अब आप सोचो ये एक नया एरो आया जो ए से बी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसको ए से बी को ज्वाइन करने वाला एरो जो है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये जो आपके पास आया इसी को हम कहेंगे डेल्टा आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं आर बी। किसका पोजीशन वेक्टर है ये? बी। अब गौर देखो, जैसे मैंने कहा था ये एरो बना है आर ए वेक्टर, तो अगर ये ए का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि ए पे इसका हेड था और ओ पे इसका टेल था। मैंने आरबी कहा क्योंकि ये बी का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि बी पे इसका हेड था, ओ पे इसका ओरिजिन पे इसका टेल था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आप गौर से इस वेक्टर को देखो तो इसका हेड बी पर है और टेल ए पर है, तो इसको हम कह सकते हैं आर बी ए कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तो हम ये कह सकते हैं थर्ड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान से देखें, यहां देखें, और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन था ए का, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन था बी का, अब विथ रिस्पेक्ट टू ए है बी का। ये अगर मैं एरो उल्टा जोड़ता बी से जाती तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहलाता, विथ रिस्पेक्ट टू बी कहलाता। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, या इसी को आर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जिसका पोजीशन वेक्टर होता है वो पहले लिखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट होता है उसको ए बाद में लिखा जाता है। ये आर बी ए कहलाता है। तो आर बी ए होगा क्या? इसके दो तरीके हैं लिखने के, सुनो। जैसे मैंने आर ए कैसे लिखा था, फाइनल हेड वाले से टेल वाले कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करके, या इसका एक फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला होता है जो बी लिखा है जिसका पोजीशन वेक्टर है उससे पहले वाले पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दो। तो आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट हो तो आपके पास आ जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप साथ में होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप। इतना होगा। एग्री है इस बात से? ठीक है, या आप इसको उसी कॉन्सेप्ट लेके उसी फंडे से आर ए जैसे लिखा जैसे आर बी लिखा था। अब फाइनल वाले से नीचे वाले का एक्स घटाइए आई कैप, फाइनल वाले के वाई से नीचे का वाई घटाइए जे कैप। जहां हेड होता है उसके कोऑर्डिनेट से टेल वाले कोऑर्डिनेट घटा करके एक्स वाले के साथ आई, वाई के साथ जे, जेड के साथ के लिख के आप ये लिख सकते हो। ये अगर बॉडी ए से दी गई तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाया। ठीक है, तो वेक्टर, कोई भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर आपको दिया ए के फॉर्म पे, आईजे के फॉर्म में दिया, ये भी आईजे के फॉर्म में दिया, ये भी आईजे के फॉर्म में दिया। तो अब मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर से आर ए वेक्टर आपको दिया है। ठीक है, अच्छा बताओ यहां पे इस डायग्राम में आर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की लेंथ कहलाएगी। अब आपको लेंथ कैसे निकालनी है? आप गौर से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है या नहीं पता है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है नहीं पता। आपको किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेड डिस्टेंस विच इज आल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, वो निकालने का आपको फॉर्मूला पता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो बिल्कुल वैसे ही क्या करना है, हमें क्या करना है, अगर हम गौर देखें तो पोजीशन वेक्टर में जो भी आई के साथ, जो भी जे के साथ, जो भी के के साथ, उसका स्क्वायर करके रूट ले ले तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो अगर मैं आधे वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आपका आएगा अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस जेड ए स्क्वायर। ये आपका आर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैं इसको सही मायने दिखाऊं तो ये ओ ए लेंथ है। देखिए ओ से ए तक की वेक्टर की लेंथ हो जाएगी। अगर आर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड की बात करूं
तो क्या आएगा, गॉस देखिए ये लेंथ, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई बी का होल स्क्वायर प्लस जेड बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास ओ बी लेंथ आएगी। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को शॉर्टेड डिस्टेंस कहते हैं। ए और बी के बीच शॉर्टेड डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो इसी को शॉर्टेड डिस्टेंस भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या होगी, इसको आर बी ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये क्या आएगा अंडर रूट आर बी भी आपके पास एक वेक्टर लिखा देखो ये, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्लियर। तो आपके पास आ जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर प्लस जेड बी माइनस जेड ए का होल स्क्वायर। ये आपका जब बॉडी ए से बी गई तो ए से बी के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस आ चुका है, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। अच्छा, बॉडी ए से बी जाते तो क्या होता, ये उल्टे हो जाते हैं। अब गौर देखिए, एक्स से माइनस एक्स भी हो जाता है, वाई ए माइनस वाई भी हो जाता है, जेड ए माइनस जेड भी होता है। आप ए के कोऑर्डिनेट से बी को सेपरेट करते हैं और मैग्नीट्यूड लेते हुए वही आता है। बॉडी ए से बी जाए या बी से ए जाए, शॉर्टेड डिस्टेंस इनके बीच पे स्ट्रेट लाइन पार्ट ही होगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आपको पर्टिकुलर पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बताया, जब बॉडी डिस्प्लेस है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया, हर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता दिया आपको, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया, जिसको शॉर्टेड डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम। क्लियर होगी बात। तो चलिए इस पे एक तो प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर हम एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। जो भी आपने क्वेश्चन वेक्टर्स पढ़े हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ए बॉय moves 20 meter toward east. Y moves 20 meter toward east, then 30 meter toward 20 meter east, then 30 meter toward north, then 30 root 2 meter toward south west. ठीक है, फाइंड फाइनल लोकेशन ऑफ y फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ लें। ए वाई मूव्स 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड देन 30 रूट 2 मीटर टुवर्ड साउथ वेस्ट। फाइंड द फाइनल लोकेशन ऑफ वाई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, या उसका फाइनली डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। देखिए, इसको अगर आप डायग्राम से विजुलाइज करें तो कुछ ऐसा आप करेंगे। ये आपके पास नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। पहले 30 कुछ यूनिट मान लेंगे, 1 2 3 कुछ 30 मीटर, ये आपका आ गया, सॉरी 20 मीटर था, 20 मीटर ईस्ट हो गया, ये आ गया। देन 30 मीटर नॉर्थ, ऐसे इधर जाएगा कहीं, 1 2 3, ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद 30 रूट 2, यहीं पे आपको कोऑर्डिनेट बनाने हैं, और साउथ वेस्ट में 30 रूट 2 दिखा देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों कुछ कंफ्यूजन आता है, बॉय कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, मुझे अंदाजा इससे मैंने बना दिया है, तो मैं इस मेथड की सलाह नहीं देता हूँ, आप इसको ऐसा कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई निकालना, मान लो ऐसे आपको कहा गया 20 मीटर ईस्ट, तो आपका ईस्ट में आपको पता है आई कैप होता है, ये जे कैप होता है। ठीक है, तो 20 आई कैप लिखता हूं प्लस 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो नॉर्थ में कितना होता है, जे कैप होता है,
30 जे कैप लिख दो प्लस सब डिस्प्लेसमेंट ऐड करता जा रहा हूं प्लस 30√2 साउथ वेस्ट। आपको पता है ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में आपको मैंने बताया -i-j/√2 ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30√2 -i-j/√2। अब चलो इसको काउंट कर लेते हैं, 20i प्लस 30j प्लस माइनस हो जाएगा /√2 होता है, √2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा -30i -30j, ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली आपके पास है -10i। तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 को अलग लिख लेते हैं, -i को अलग लिख लेते हैं। 10 मीटर इसका जो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये -i कैप, -i का आपको पता है आपको वेस्ट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो -i कैप वेस्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट पहुंच गया है, और यही आपका आंसर है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, तो मेरी सलाह इस डायग्राम से ना जाकर के आप इसको ऐसे जितने डिस्प्लेसमेंट सबको ऐड करते हैं विद देयर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, वो लगाइए और फाइनली -10 आएगा। तो 10 इसका मैग्नीट्यूड, 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ है फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, टुवर्ड द वेस्ट। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हम मैग्नीट्यूड निकालना देख लेते हैं। जैसे सपोज कोई एक वेक्टर है ए आपको दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, डायरेक्शन क्या हो सकती है इसकी। ए वेक्टर आपको दिया है, लेट अस सपोज 3i प्लस 4j -5√2 k या 5√3 कर देता हूं मैं, 5√3 k ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है। अगर पूछो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दें, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से। ये कैसे आएगा, √ मैंने आपको बताया था जो कुछ भी i के साथ है, j के साथ है, k के साथ है, उनका स्क्वायर करके रूट ले लीजिए, सम करके रूट ले लीजिए। तो यहाँ पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, आप माइनस के साथ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है 5√3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5√3 स्क्वायर होगा 75। ठीक है, ये मुझे लगता है रूट में 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये आप पास आ जाएगा 10 यूनिट। ये इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। अगर पूछो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये कह सकते हो डायरेक्शन निकालने में होता है ना, वेक्टर की डायरेक्शन जो है कैप से रिप्रेजेंट की जाएगी, वो होगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये ए मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा ये कहलाएगा 3i प्लस 4j -5√3 k कैप बाई 10। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन, इसी को कहेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? राइट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको चेक करना चाहो वाकई में यूनिट वेक्टर है या नहीं, आप बताइए यूनिट वेक्टर वो होते हैं का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है। चलो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए कैप का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, रूट ओवर, आप गौर देखें आई के साथ इसमें क्या होगा, डिवाइड करो, 3/10 का होल स्क्वायर प्लस 4/10 का होल स्क्वायर -5√3/10 का प्लस लगाएंगे और माइनस वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। कंफर्म इसको सॉल्व करोगे आपका 1 यूनिट आएगा। तो प्रूफ हो जाता है कि ये आपका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। आपको ध्यान है मैंने इसके साथ क्यों लगाया था, जैसे नॉर्थ ईस्ट लिखा था, इसको मैंने i प्लस j/√2 लिखा था। मैंने कहा था ये i है नॉर्थ, और ये ईस्ट और ये नॉर्थ, मैंने इसको j कर लिखा था। मैंने कहा था i और j के बीच में है,
तो आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू क्यों लिखा था, बताता हूं क्यों आई प्लस जे क्यों नहीं लिखा। अगर मैं आई प्लस जे लिखता, ये कोई एक डायरेक्शन थी, तो इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा अंडर रूट आई के साथ कुछ नहीं का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आता। इट इज नॉट 1, ये यूनिट नहीं है, ठीक है, इसे यूनिट वेक्टर नहीं होता, और डायरेक्शन जो होती है वो यूनिट वेक्टर होती है, तो इसे यूनिट नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया, रूट 2 इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो अगर मैं इसमें आई प्लस जे बाई रूट 2 कर दूं तो आपका कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें क्या आएगा, अंडर रूट 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये यूनिट वेक्टर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, यही चीज सारी डायरेक्शन पे थी, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ साउथ हो, वट एवर द डायरेक्शन, सब में नीचे मैंने इसे रूट 2 लगाया कि सबका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए। क्लियर, तो चलिए ऐसे यहां लेते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। आई होप सो कि आप लोग समझ चुके हैं यूनिट वेक्टर्स क्या है, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, जिनमें मोस्ट एग्जांपल आपको आई कैप, जे कैप, के कैप, आई प्लस जे बाई रूट 2, ठीक है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल ले लो, आई प्लस जे प्लस के कोई लिखा है, तो बताओ यहाँ 1 1 1 रूट 3 आएगा ना, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाए, रूट 3 डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जैसे मैंने ये ले लिया 5i प्लस 2j प्लस के, ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाना आपको क्या करना होगा, रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29 और 130, रूट 30 का डिवाइड कर दो, ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है, तो ये सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। दूसरा पॉइंट, नल वेक्टर है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। अब ये मत पूछना इससे इसकी डायरेक्शन क्या हो, जब मैग्नीट्यूड ही है तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, डायरेक्शन की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, जैसे मैंने दो सेम वेक्टर, मान लो ए वेक्टर ले लिया 2i प्लस 3j माइनस 5j, बी वेक्टर ले लिया 2i प्लस 3j माइनस 5j, ठीक है। अगर मैं दोनों सब्ट्रैक्ट करूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आपके पास आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है, तो ये आपका a माइनस बी जो कहलाए, a माइनस बी, दिस इज नोन एज द नल वेक्टर, a माइनस बी आपका ये नल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। कुछ और वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने एक एक्सियल वेक्टर की बात करूं, एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, जैसे मान लो कोई भी डिश है, रिंग है, इसकी अपनी एक एक्सिस होती है, इसके लॉन्ग कोई एक वेक्टर दिखाया गया ऊपर या नीचे, ये आपके पास एक एक्सियल वेक्टर के फॉर्म पे आ जाएगा। खैर अभी में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, आगे जब क्रॉस वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे दिखा दूंगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, एक आता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, सुनिए, पोलर वेक्टर है, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जानते हैं, एक्सियल वेक्टर में एक्स एक्सिस में एक एक्सिस का वेक्टर हो गया, वाई में हो गया, जेड में हो गया, ठीक है। ऐसे पोलर में क्या होता है, जैसे आप यहाँ आप खड़े हैं ओरिजिन पे और एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये एक एंगल पे दिखाया जाता है, इसकी अपनी एक सर्टेन लेंथ होती है, एक सर्टेन एंगल होता है, तो ये वेक्टर कहलाता है पोलर वेक्टर। और ये कुछ ऐसे रोटेट है 360 राउंड और 360 कुछ भी दिखा सकता है, कहीं की लोकेशन को बता सकता है, ये रोटेट होता रहेगा, ये पोलर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स क्या है, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर ए और बी पैरेलल होने हैं, तो इनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए, ए वेक्टर इज टू एम इंटू बी वेक्टर, एम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, ध्यान देखिए, आपके पास ये ए वेक्टर बना है, ये बी वेक्टर बना है, आप देखिए दोनों है तो पैरेलल बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, तो ये आपके पास पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ए वेक्टर दिया है
2i प्लस 3j माइनस 5k। बी वेक्टर दिया है आपके पास 4i प्लस 6j माइनस 10k। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रिलेशन है, a वेक्टर इक्वल टू 1/2 ऑफ b वेक्टर, और ये जो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर हो गए। हेंस इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ये एक डबल एरो सेम डायरेक्शन बना दे, पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। अब इसी में ही इफ m इक्वल टू 1 हो जाए तो ये इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। कैसे वेक्टर कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू 1 हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2i होता है, यहाँ पे 3j होता है, यहाँ पे भी माइनस 5k होता है। यहाँ पे a इक्वल टू b वेक्टर होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता, तो ये इक्वल वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे हमने एक ये बना दी और एक ये बना दिया, कोई जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये वेक्टर में एक ये बना है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में जैसे मैं एग्जांपल ले लूं तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है, ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर होना चाहिए, बट यहाँ पे m जो है एनी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, एनी नेगेटिव वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ए वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k, बी वेक्टर मैंने ले लिया माइनस 2i माइनस 4j प्लस 6k। तो आप देख पा रहे हैं ए वेक्टर जो है यहाँ पे माइनस का 1/2 इंटू बी वेक्टर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव टर्म आया है, इसका मतलब है ये एंटी पैरेलल होगा। इसको सिंबल वैसे लेके रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर दो एरो बनाए बट अपोजिट डायरेक्शन करके एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो m की जगह है वो -1/2 है। अगर यहाँ पे भी m -1 होता तो अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। इट मीन्स -i माइनस 2j प्लस 3k, तो ये आपके पास अपोजिट वेक्टर हो जाते हैं। क्लियर इतनी बात? तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल कैसे डिफाइन करेंगे ये आप इसको देख सकते हो। अगला पार्ट, दिस सॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। कंपोनेंट तोड़ना है, वेक्टर के पार्ट्स करने हैं, ठीक है। दिस सॉल्यूशन का मतलब भी वही है, ठीक। सपोज आप पहले इस बात को समझिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में पहले दो पार्ट में दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट सपोज मैं अभी मान लेता हूँ न्यूमेरिकल डेटा 4,3, तो कंफर्म है आप पहले एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दीजिए 4, ये हो गया। फिर आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर y की ओर दीजिए 3, ये हो गया। ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर x एक्सिस की ओर, एक वेक्टर y एक्सिस की ओर है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं। यहाँ रेजोल्यूशन मतलब कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो एक x की ओर, एक y की ओर, ये दो मिल करके वही काम कर रहे हैं जो अकेला एक तीसरा वेक्टर काम कर रहा है, ये, ठीक है। तो इफ द इफेक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज सेम एज द इफेक्ट ऑफ एनी वन वेक्टर, then these two are known as the rectangular component of this vector, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर किन्हीं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट वही कोई एक तीसरा वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर्स तीसरे वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 4 और 3 एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये 4 और 3 इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो इफ the effect of any two vector, combined effect of any two perpendicular vector is same as the resultant of any third vector, then these two vectors, perpendicular vectors, are known as the rectangular component of that third vector, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो अब हम इसी को तोड़ना चाह रहे हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम समझते हैं अपने एग्जांपल के साथ, एक जनरल रिजल्ट लेंगे। तो मैंने ये आपको समझा दिया कि 4 और 3 दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये दोनों का इफेक्ट वही है जो एक अकेले वेक्टर का है। तो ये अकेला इस वेक्टर के ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे इन द केस ऑफ प्लेन। एक प्लेन की बात चल रही है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक डायग्राम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहां से मैंने एक वेक्टर बना दिया, फाइंड पी पे। ये एक ओपी वेक्टर लिख सकता हूँ। ओपी वेक्टर जो है इसको मैंने कोई ए वेक्टर कह दिया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर ही कहलाएगा। ओ से पी को वेक्टर लिखे तो ओपी वेक्टर जो है ए वेक्टर कहलाएगा। मान लो इसका एंगल यहां से ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है ओपी लेंथ जो है इसको ए कहेंगे। ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आपको पता है एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए। तो ये जो आपके पास बना ये एम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो बना इतना कहलाया ए एक्स, ये इसका प्रोजेक्शन है, यानी कि आप इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं कंपोनेंट्स को। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो ए एक्स है। अब अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो आपके पास आएगा ए वाई कहलाएगा। तो ये ए वाई इधर और ये ए वाई इधर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ए एक्स और ए वाई मिलके ए के बराबर बन जाएंगे। तो ये ए वाई आया, तो ये पार्ट भी आपका ए वाई होगा, ठीक है। इसको एन पॉइंट कह दीजिए। तो ओ एन जो है वो एम पी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ए एक्स और ए वाई जो है इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाए। बॉस देखिए दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो पहले तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा। आप बताओ ये ए एक्स कंपोनेंट इसका किस डायरेक्शन में, एक्स में। एक्स में ए एक्स चलेगा, वाई में ए वाई चलेगा, तो ये नेट ए वेक्टर बन जाएगा। इसको पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हम एक्स में ए एक्स चले, वाई डायरेक्शन में ए वाई चले, और दोनों मिल करके एक नया वेक्टर का फॉर्मेशन कर देंगे ए वेक्टर। तो ये तो आपके पास एक रिजल्ट आ ही जाता है, ठीक है। अब गॉस देखें, यहाँ पे आपको अगर हम देखें तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। अगर मैं इसमें बात करूं ओ एम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी इसको टू कॉस थीटा होगा। दिस इंप्लाइज दैट ओ एम इसको टू ओपी कॉस थीटा। और डायग्राम में ओ एम लेंथ जो ए एक्स के बराबर देख पा रहे हैं, ओपी लेंथ जो है ए के बराबर है इंटू कॉस थीटा। तो अगर कोई वेक्टर ए दिया है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना है तो उसका हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक्स को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, वाई को वर्टिकल कहा जाता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ए एक्स ए कॉस थीटा। ऐसे इसी में हम बात कर लें, परपेंडिकुलर की बात करें, पी एम अपॉन ओपी इक्वल टू साइन थीटा होगा। दिस इंप्लाइज दैट पीएम इक्वल टू ओपी साइन थीटा। और पीएम आपके पास है ए वाई, वर्टिकल कंपोनेंट है, ओपी है ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए कहलाया, ठीक है। तो अगर आपको ए और, तो ये आपके पास जो है पास थर्ड, सॉरी ये फर्स्ट थी तो ये सेकंड होगी, सेकंड और थर्ड रिजल्ट जो है इसका यूज कब करना है? सेकंड एंड थर्ड का यूज कब है? अगर आपको कोई वेक्टर ए दे दिया जाए एंड थीटा, ध्यान दें थीटा विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस अगर आपको एक एंगल दे दिया जाए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका एक्स के साथ एंगल दे दिया जाए, देन फाइंड ए एक्स और ए वाई आपसे पूछा जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ए दे दिया गया, थीटा दे दिया गया, ए दे दिया गया, थीटा दे, आपको ए एक्स ए वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएंगे। कभी आपको इसका रिवर्स करना हो तो आप कैसे करोगे? इफ ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन, ए वाई आर गिवन, ठीक है। अगर ऐसा दिया जाए तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन 3 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ ए वाई स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर, इधर आ जाए ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड कर दें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर वैल्यू आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया अंडर रूट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, और इसको पता करने का एक ऑल्टरनेट चैनल हमारे पास और भी है। आप गॉस देखें, अगर आपने ये वेक्टर ऐसे लिख दिया है तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई के साथ का स्क्वायर प्लस जे के साथ का स्क्वायर। गॉस देखिए, इन दोनों को टैली करिए, इन दोनों को टैली करिए तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर आई के साथ का स्क्वायर प्लस जे के साथ का स्क्वायर। मैंने अभी भी आपको बताया है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये आपका ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरा पार्ट, इसमें अगर थीटा निकालना हो तो अगर हम इक्वेशन 3 में डिवाइड कर दे 2 का, तो इसमें 2 का डिवाइड करें तो यहाँ आएगा ए वाई बाई ए एक्स इसको टू टेन थीटा। आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, थीटा चाहे तो टेन इनवर्स करके लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ये आपके पास थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें निकल आएंगे। ध्यान दें थीटा किसके साथ है, थीटा विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। अगर आपसे कभी कहा जाए व्हाट इज द थीटा विद वाई एक्सिस, तो थीटा विद वाई एक्सिस क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीटा मान लो वाई एक्सिस आपको एक नया एंगल बना अल्फा, ठीक है, तो क्योंकि ये प्लेन पे है तो एक रिलेशन तो हो ही होगा, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑन ए प्लेन। ठीक है, तो अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए तो यहाँ पे tan अल्फा जो होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा तो एक्स नीचे होगा, ए एक्स और ए वाई ऊपर होगा। वाई के साथ पूछा है तो ए एक्स ऊपर हो जाएगा, ए वाई नीचे आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखो प्लेन पे है तो अल्फा और थीटा में रिलेशन है, बट कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, सॉरी थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो वाई के साथ अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा तभी होगा जब वो प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अभी मैं जस्ट अगले पार्ट में ये चीज दिखा रहा हूँ। तो ये जो अल्फा है ये 90 माइनस थीटा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक वेक्टर प्लेन पर है, इन एक्स वाई प्लेन, ध्यान दे एक्स वाई प्लेन पर ही है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ये अगर यहाँ थीटा बना रहा है तो कंफर्म ये एंगल अल्फा मैंने माना था जो कि 90 माइनस थीटा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं, कंफर्म प्लेन पर है ये। ठीक है, तो आपको मैंने ये ए वेक्टर था तो इसका ये कंपोनेंट ए एक्स जो लिखा था यहाँ पे, ये ए कॉस थीटा लिखा था, यानी कि यहां से ये एंगल एक्स एक्सिस थीटा है कॉस थीटा। आपको ध्यान है ये मैंने ए वाई जो लिखा था वो ए साइन थीटा लिखा था। एग्जैक्टली कंपोनेंट में कहीं भी साइन नहीं आता, फिर भी यहां साइन दिख रहा है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, ये ए वेक्टर था, यहाँ थीटा बन रहा था एंगल, तो हमने ए के साथ कॉस थीटा लगा दिया। ठीक है, ये ए वेक्टर यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा लगा, तो ए के साथ कॉस 90 माइनस थीटा लगा दो, तो क्या ये साइन थीटा नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली यही चीज होती है। तो ये प्लेन पर इसे थीटा 90 माइनस थीटा दिख रहा है, लेकिन किसी भी वेक्टर, मैंने ये कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, मैंने कहा ये एक एंगल, ये एक लाइन है, ये एंगल अल्फा बना दे, मतलब इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, इफेक्ट कितना है, तो आपको लिख देना होगा ए कॉस अल्फा। मैंने कहा ये एक लाइन है, ये बीटा एंगल बना, टोटल बीटा बना दे, यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना हो, आप लिख देंगे ए कॉस बीटा। मैंने कह दिया ये एक लाइन है, गामा एंगल बना रही है इस वेक्टर के साथ, इस लाइन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये ए वेक्टर था। ठीक है, तो इसमें कितना कंपोनेंट होगा, आप कह देंगे ए कॉस गामा, यानी साइन कहीं नहीं आता, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन बनता है, इसलिए यहाँ पे साइन रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने आपके सामने हेडिंग डाल रखी है डायरेक्शन कोसाइंस, तो यानी कि जो डायरेक्शन है, जो कंपोनेंट है, कॉस रिप्रेजेंट होते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 90 माइनस थीटा बन रहा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन दिखता है, आपको लगता है कि एक्स साइन वाला है, कॉस वाला है, तो वाई वाला साइन होगा, बट ऐसा नहीं है। सारे डायरेक्शन कोसाइंस से दिए जाते हैं, कॉस से दिए जाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई वेक्टर ए है, एक्स के साथ थीटा और वाई के साथ 90 माइनस थीटा हो, ये सिर्फ प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन तभी ऐसा है, नहीं तो चेंज हो सकता है। अब देखिए इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखिए, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है,
अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक दूसरा पेन लेता हूं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आ गया। अब गौर देखें, अगर ये आपके इस प्लेन पर है तो ये थीटा है, तो ये 90 में थीटा कोई डाउट नहीं, क्लियर है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे था। अब अगर गौर देखें, यहां पे आपके पास ये एंगल जेड एक्सिस के साथ, ये दोनों पेन दिख रहे हैं, जेड एक्सिस के साथ ये अगर थीटा है तो ये 90 में थीटा होगा वाई के साथ, क्योंकि वाई जेड प्लेन पर है, ये चीज जेड एक्स प्लेन। लेकिन अगर ये वेक्टर मैं ऐसे दिखा दूं तो गौर देखो, वाई एक्स के साथ ये एंगल होगा तो वाई के साथ ये होगा, कोई जो नहीं, दोनों का सम आप देख पा रहे हैं ऐसे, दोनों का सम 90, एक ये वाई के साथ एंगल हो, ये नीचे एक्स के साथ एंगल है, तो कोई जो नहीं दोनों का सम 90 हो, इससे ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ये एक स्पेस में प्लेन जा चुका है। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये कोई वेक्टर है जो एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ ये एंगल बीटा और ये नीचे जेड, दोनों पेन के बीच का एंगल गामा बना रहा है, तो इसके इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो चीज मैं दिखाता हूं। तो अभी आपने एक वेक्टर लिखा था, ए वेक्टर प्लेन वाला, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक है, ये आपने लिखा था, यानी कि प्लेन पे वेक्टर था, जेड कंपोनेंट बात नहीं की थी। अगर कोई वेक्टर जेड में भी अगर ऐसे लिखा जा रहा है, ए जेड के वेक्टर, तो यानी कि वेक्टर स्पेस में चला गया। ठीक है, और मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं इसको, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई हो गई और ये जेड हो गई। ठीक है, यहां पे एक वेक्टर मैंने दिखा दिया कहीं, अब इसको 3D विजुलाइज करना, ये एक वेक्टर बना है, ए वेक्टर, इसका एक्स के साथ अल्फा है, वाई के साथ बीटा है और इसका जेड के साथ एंगल जो है ये गामा है। ध्यान दें, आपको बोर्ड पे 3D नहीं समझ में, मैंने अभी पेन से दिखाया था, ये जरूरी नहीं है अल्फा प्लस बीटा 90 हो, ये तभी 90 होगा जब आपका प्लेन पे होता है, एक्स वाई प्लेन पे, ये बीच से कहीं जा रहा था। तो तीनों अलग एंगल हमें मेंशन कर देता हूं, कीप इन माइंड अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 माइनस बीटा, या बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्पेस में जा चुका है, ये स्पेस जा चुका है, नॉट इन एक्स वाई प्लेन, जैसा अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो एक्स वाई प्लेन का वेक्टर था। ठीक है, तो अब ये आपका इस प्लेन पे तो है नहीं, तो इसलिए यहां पे ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो आपको पता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। आप ये निकालना सीख चुके हैं, इसको हम ए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना होगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं कॉस अल्फा। एंगल विथ एक्स एक्सिस, जहां अल्फा एक्स एक्सिस साथ एंगल है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए वाई सॉरी ए एक्स, एक्स एक्सिस साथ एंगल निकालना है, अल्फा है तो एक्स कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड, ये आपका कॉस अल्फा आ जाता है, जो कि डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस से इस वेक्टर की। ऐसे ही ठीक है, जैसे मैं इसको रिवर्स फॉर्म पे लिखता हूं, सुनिएगा, मैं इसको कह देता हूं, आपने लिखा था ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, अभी लिखा था आपने एक्स एक्सिस का थीटा में ए कॉस थीटा लिखा था। ऐसे ए वाई इक्वल टू क्या था, आपने वहां ए साइन थीटा लिखा था, क्योंकि वो वाई एक्सिस का 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो ए वाई आपके पास ए साइन थीटा अल्फा लिखा था, तो बट यहाँ पे साइन बीटा लिखेंगे, सॉरी कॉस बीटा लिखेंगे। किसी एक्सिस का जो एंगल है इस वेक्टर का, यहाँ से एंगल बीटा, तो ये कंपोनेंट ए कॉस बीटा हो जाएगा, ये आपके पास ए एक्स होगा, ये आपके पास ए वाई होगा, ये आपके पास ए जेड होगा। तो ए का इधर जो ए वाई आया है वो ए कॉस बीटा, ए का इधर जो ए एक्स आया ए कॉस अल्फा, ए का जेड में जो आएगा वो ए कॉस गामा कहलाएगा, तो ए जेड आपके पास हो गया ए कॉस गामा। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो कॉस अल्फा आपके पास आता है ए एक्स बाई ए, एक्स कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड दिस, इसको चेंज करो तो कॉस बीटा मेरे पास आता है ए वाई बाई ए, इसको चेंज करो तो कॉस गामा हमारे पास आता है ए जेड बाई ए। ये तीन चीजें आ गई, और ये जो तीन पेयर लिखे इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का डायरेक्शन एंगल बता रहे हैं, और उनके कॉस ले लिए, इसको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। क्लियर है, और इनमें एक रिलेशन भी है, अगर मैं इनको याद रखिएगा आप लोग, कभी बार डायरेक्टली पूछ दिया गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करूं तो हमारे पास क्या आएगा,
तो गॉस देखिए सब में नीचे ए कॉमन, नीचे तो ए स्क्वायर आ ही जाएगा और ऊपर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब गॉस देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, रूट हटा दो तो यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन जो उनके स्क्वायर का सम करने पर आपको हमेशा 1 मिलता है, कभी भी आप निकाल सकते हो। कोई एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल दिया तो तीसरा तुरंत निकाल सकते हैं, इनके स्क्वायर का सम कर दीजिए और फिर cos अल्फा बीटा गामा कोई एक अननोन होगा आपके पास निकल आएगा, ठीक है। और इसी से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आएगा बता सकते हैं। तो गॉस देखिए इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो 1 1 1 3 यहां बचा रहेगा, उधर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा पहुंचे 1 इधर आए तो दिस इक्वल टू 2। क्लियर है, ठीक है। 1 1 1 इनके बचे हैं, 1 माइनस साइन करके 3 बच गया और ये 1 इधर ट्रांसफर हुआ -1 2 हो गया, उधर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा आ जाए। तो ये रिजल्ट आपको दोनों याद रखने हैं। तो यही था आपके डायरेक्शंस क्वेश्चन, यानी कि कोई भी वेक्टर आपको ए दिया है उससे किसी अल्फा एंगल उसका कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, बीटा एंगल कंपोनेंट ए कॉस बीटा और गामा एंगल में इसका कंपोनेंट ए कॉस गामा हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हमारा पहला पार्ट जो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने पूरी करा दी। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये पूरा चैप्टर मैंने 3 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में आपके वेक्टर, उसके फंडामेंटल नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज थी। अब उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में चेक करेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर और तीसरे पार्ट में हम इनके प्रोडक्ट को चेक करेंगे और इसी से एक साथ हमारा कंप्लीट पार्ट पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।